नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका वीडियो गुरु पे। और आज वीडियो गुरु में बातें करेंगे साइंस में। साइंस तो जैसा कि आपको पता है फिजिक्स के लेक्चर चल रहे हैं आपके। फिजिक्स में एक टॉपिक बनता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स यानी से क्वेश्चंस, मॉडर्न फिजिक्स यानी जो मॉडर्न फिजिक्स है इसकी कुछ बातें केमिस्ट्री में भी देखेंगे, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में देखें एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स। इसी में बातें करेंगे न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन। फिर बातें करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फिर कुछ बातें होंगी कैथोड की, यानी ये सब की चर्चा की जाएगी किसमें, तो इस चैप्टर में एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसे हम मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं। तो चलिए चलते हैं चैप्टर में और देखते हैं कि आज इस लेक्चर में क्या क्या है कुछ खास। तो सबसे पहले देखें एटम, जिसे हम परमाणु कहते हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर, यानी पदार्थ का सबसे छोटा हिस्सा, सबसे छोटा भाग क्या होगा, एटम होगा, जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है। भाग तो लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं होगा। आई बात समझ में? यानी परमाणु क्या है, पदार्थ का सबसे छोटा भाग जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा और कहा क्या, एक समान, यानी एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैव द सेम प्रॉपर्टीज, दैट मींस मास और साइज। एक समान तत्वों के परमाणुओं में समान गुण होते हैं, यानी द्रव्यमान और आकार एक बराबर होगा। और परमाणु के अगर हम बात करें केंद्र में क्या होगा, नाभिक होगा। परमाणु के केंद्र में नाभिक होगा। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं। और बेसिकली जो चर्चा करेंगे इसके नाभिक की, जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन जो भी होगा उसे देखेंगे। तो सबसे पहले क्या देखा, एटम क्या है, परमाणु क्या है, पदार्थ का सबसे छोटा हिस्सा जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा। फिर नाभिक, या कहें हम परमाणु के केंद्र में नाभिक होंगे और एक समान तत्वों के परमाणुओं में गुण क्या होंगे, एक समान होंगे। तो कौन कौन से गुण समान होंगे, मास और साइज एक समान होगा। जैसा कि कहा एटम्स हैव 3 पार्टिकल्स, परमाणुओं में 3 कण होते हैं। 3 कण होते हैं यानी 3 पार्टिकल्स होंगे। कौन कौन से होंगे, देयर आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो परमाणुओं में 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में भाग नहीं लेते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये देखेंगे आप। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। यानी परमाणु के नाभिक में कौन कौन निवास करेंगे, यानी कहीं रहेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होंगे। नाभिक के चारों ओर या कक्षा के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसी भी परमाणु के कक्षा में बाहर कौन चक्कर लगाएगा, इलेक्ट्रॉन, अंदर कौन रहेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जिसे हम पिक के जरिए भी समझते हैं। देखिए ये पिक है, ये हो गया न्यूक्लियस, नाभिक, यानी यहां हम नाभिक मान लें। किसी भी नाभिक में, किसी भी परमाणु के नाभिक में कौन निवास करेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। कौन चक्कर लगा रहा है बाहर, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो भाई मेरे ये चीज समझना पड़ेगा कि बाहर में कौन चक्कर लगाया किसी भी परमाणु में। जब परमाणु के नाभिक में 2 रहेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस में बाहर चक्कर लगाएगा कौन, इलेक्ट्रॉन। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूक्लियस में परमाणु या कहें हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई। कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए क्या कहा, इन एन एटम, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान होगा।
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान होगा और इस प्रकार एक परमाणु प्रकृति में तटस्थ होता है, यानी कहें हम क्या होगा, उदासीन होता है, न्यूट्रल होगा। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या एक समान होंगे, इस प्रकार एक परमाणु प्रकृति में क्या होगा, तटस्थ होगा, न्यूट्रल होगा, जिसे उदासीन भी कहते हैं। बाहर कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन, अंदर कौन रहेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर चक्कर लगाएंगे। अब चर्चा करें कि परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें से प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई, किसको क्रेडिट जाता है, क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन गोज टू गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा 1919 ईस्वी में की गई थी। कब की गई, प्रोटॉन की खोज का श्रेय गोल्डस्टीन को जाता है। प्रोटॉन कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड, धनात्मक आवेश होगा, लेकिन एक चीज समझना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का वेट यानी भार और मास, द्रव्यमान, हाइड्रोजन का भार और द्रव्यमान प्रोटॉन के भार और द्रव्यमान के बराबर होता है। कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में, इनमें से प्रोटॉन का भार, द्रव्यमान किसके समकक्ष होगा, किसके बराबर होगा, हाइड्रोजन के बराबर होगा। प्रोटॉन कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, धनात्मक आवेश होगा। और द मास ऑफ अ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन के द्रव्यमान को एक इकाई के रूप में लिया जाता है। यानी ये जो सेंटेंस है, कितने क्वेश्चन बने, प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई, गोल्डस्टीन के द्वारा की गई, कब किया गया, 1919 ईस्वी में किया गया। प्रोटॉन किसके बराबर, किस एलिमेंट के बराबर या किस एलिमेंट का द्रव्यमान या भार इक्वल होगा, हाइड्रोजन का। प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, धनात्मक आवेश होगा, धनात्मक आयन होगा। और एक प्रोटॉन के द्रव्यमान को एक यूनिट यानी एक इकाई के रूप में लिया जाता है। अब आ जाए इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन, डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन इन कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसकी खोज जे थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब प्रयोग में किया था। तो सर कब किया था, 1897 ईस्वी में, 1897 में इसकी खोज की गई थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की जाती है। कब की जाती है, 1897 में की जाती है। और कैसे की जाती है, कैथोड रे ट्यूब में की जाती है। इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहर चक्कर लगाता है और यह क्या होगा, ऋणात्मक आवेश होगा। द इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश होता है और यह बाहर चक्कर लगाएगा। लेकिन इसके जो आवेश है, निगेटिविटी है, तो किसके द्वारा मापा गया था, किसने मापा था, द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वाज मेजर्ड बाय आर मिलिकिन इन वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तेल ड्रॉप प्रयोग में आर मिलिकिन द्वारा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश मापा गया था। क्या क्या निकल कर आएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड होगा, किसने खोज की, जे थॉमसन ने की। कब की, 1897 में की। और तेल ड्रॉप प्रयोग में आर मिल्किन साहब द्वारा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को मापा गया था। ठीक है। फिर अब इसका जो मास है, हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगा, प्रोटॉन देखा ना कि हाइड्रोजन के बराबर था। लेकिन इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, तो द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/2000 टाइम्स, 1/2000 गुना। सर कभी कभी ये 1840 कहीं कहीं बुक में या कहीं कहीं 1900 समथिंग लिखे हुए मिलते हैं। यानी इसीलिए कहा अप्रॉक्स अबाउट 1/2000, यानी एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/2000 गुना होता है। क्या कहा, कहीं कहीं 1/1840, कहीं कहीं लगभग 1900
इसीलिए मैंने राउंड फिगर में आपको समझाने का प्रयास किया कि 1/2000 गुना होता है। अब बच क्या गया? प्रोटॉन बचा। प्रोटॉन भी देख ले, न्यूट्रॉन भी देख ले, क्योंकि प्रोटॉन तो देख लिया पहले। न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा की गई। कब किया गया? 1932 में की गई। जेम्स चैडविक साहब न्यूट्रॉन की खोज 1932 में करते हैं। इट हैज नो चार्ज, इसमें कोई आवेश नहीं है। इन द मास नियरली इक्वल ऑफ अ प्रोटॉन, और एक द्रव्यमान लगभग एक प्रोटॉन के बराबर होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान किसके बराबर होगा? हाइड्रोजन के बराबर होगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान और भार हाइड्रोजन के बराबर होगा, और एक न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो किसके बराबर? प्रोटॉन के बराबर होगा। द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज टेकन एज 1 यूनिट इच। न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को एक यूनिट, एक इकाई के रूप में समझते, एक इकाई के रूप में लिया जाता है, जानते हैं। तो ये था इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और क्या बचा? इसी के साथ हमारा बचता है कैथोड रेज, कैथोड किरणें। इससे भी कई सारे सवाल जवाब निकल कर आते हैं। एक चीज समझना पड़ेगा, जो कैथोड रे है वो ऑलवेज केवल और केवल गैसों का प्रयोग करके ही हम यूज करते हैं। गैसों का प्रयोग। जब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कैथोड रे का उत्पन्न, ओरिजिन कैसे होगा, तो हमेशा याद रखिए कैथोड रेज केवल और केवल गैसों का प्रयोग करके ही निकाला जा सकता है। कैथोड है क्या? कैथोड रेज आर स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जर्व्ड इन वैक्यूम ट्यूब। कैथोड किरणें किसी निर्वात नलिका में उत्पन्न इलेक्ट्रॉनों का एक पुंज है। खोज किसने की थी? तो कैथोड रेज की खोज सर विलियम क्रुक द्वारा की गई है। सर विलियम क्रुक द्वारा इसकी खोज की गई है। कितने सारे पॉइंट निकल कर आए? कैथोड रेज का जो ओरिजिन होगा, कैसे होगा? गैसों का प्रयोग करेंगे। ये क्या है? किसी निर्वात नलिका में उत्पन्न इलेक्ट्रॉनों का पुंज है। सर विलियम क्रुक द्वारा इसकी खोज की गई है। अब देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज, गुण, कि गुण क्या है इसका। ये किरणें कांच की सतह पर बिल्कुल ग्रीन दिखाई पड़ती है, बिल्कुल हरा, वही है ना, हरी प्रतिदीप्ति। दिज रेज काउज ग्रीन फ्लोरेसेंस ऑन द ग्लास सरफेस। These rays are affected by an electric and magnetic field। ये भी है कि क्या कहा, ये किरणें यानी कैथोड किरणें एक विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है। चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है। ये किरणें केवल उस वस्तु को गर्म करती है जिस पर वे गिरती है, जिस पर यह फ्लो करेगा, जिस पर ये फॉल करेगा, गिरेगा, उसी को ये गर्म करती है। एक पॉइंट देख रहे होंगे आप, दीज रेज कैन पेंट्रेट थ्रू थिन मेटल फॉल, यानी कहें ये किरणें पतली धातु पन्नी के माध्यम से प्रवेश कर जाती है। पता है क्यों? क्योंकि वेधन क्षमता, पेंट्रेशन पावर, जो वेधन क्षमता है कम होगा तभी तो ये पार करेगा। वेधन क्षमता कम है, ये किरणें पतली धातु पन्नी के माध्यम से प्रवेश कर जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो वेधन क्षमता है वो एकदम कम है। ठीक है, आगे देखिए। अब आ जाए कैनाल रेज, पॉजिटिव, वो क्या था? नेगेटिव। तो देखिए कैनाल रेज की बात करें, पॉजिटिव और कैनाल रेज, धनात्मक या कैनाल किरणें। अगर हम कैनाल किरणें की बात करें तो इसकी भी खोज गोल्डस्टीन के द्वारा की गई है। गोल्डस्टीन के द्वारा इसकी भी खोज की गई है। यानी कैनाल रेज की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने की थी। कब किया? 1886 में, 1886 में गोल्डस्टीन साहब कैनाल रेज की खोज करते हैं। यानी ये क्या है
जब कैथोड किरणें एक डिस्चार्ज ट्यूब में छिद्रित होती है, व्हेन कैथोड रेज आर परफोर्ड इन अ डिस्चार्ज ट्यूब, एक नया तरह का निकलता है, तो एक नई प्रकार की किरणें उत्पन्न होती है जो एनोड से कैथोड में जाती है और कैथोड के छिद्रों से होकर इंटर कर जाती है, पास कर जाती है। ठीक है, अब इसका मेरिट देख लें, फीचर्स देख लें क्या है ये। तो इन किरणों को कैनाल किरणें कहेंगे। मैंने क्या कहा, कैनाल किरणों की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। कब की थी? 1886 ईस्वी में की थी। अभी कुछ देर पहले हम लोग देखा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जब आप ये क्लास लो तो मैं चाहूंगा कि आप फिर से रिमाइंड करें कि गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की थी, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की या इलेक्ट्रॉन की? क्योंकि अभी कुछ देर पहले देखा। ठीक है, चलिए अब आगे देखें प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज। कैनाल किरणों के गुण क्या होंगे? हमेशा प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है, लाइट वाले लेक्चर में आपने पढ़ा देखा। तो वैसे ही कैनाल किरणें हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करेंगी। जैसा लाइट हमेशा ट्रैवल करता है ना स्ट्रेट लाइन, और लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए, तभी तो हमें सुनाई पड़ेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? और वैसे ही कैनाल किरणों की बात करें तो ये किरणें एक सीधी रेखा में गमन करती है और ये किरणें पॉजिटिवली चार्ज, धनात्मक आवेश लेंगी, इसीलिए तो पॉजिटिव है। जबकि कैथोड क्या था? ऋणात्मक आवेश लेती थी, इलेक्ट्रॉन जैसा था ना। तो ये कह सकते हैं कि ये किरणें धनात्मक आवेश लेती हैं। दिस रेज कैरी अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज में और आगे बात करें, दिस रेज पोसेसेस काइनेटिक एनर्जी। इन किरणों में गतिज ऊर्जा होती है और ये क्या होगा? डिफ्लेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये जो कैनाल किरणें हैं एक विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित किया जाता है। दिस रेज कैन प्रोड्यूस आयोनाइजेशन, यानी आयनीकरण उत्पादन कर सकते हैं। अब कई लोगों को लगेगा सर आयनीकरण क्या है? तो आयनीकरण क्या है? परमाणुओं के समूह द्वारा आयन का बनना। परमाणुओं के समूहों द्वारा आयन का बनना आयनीकरण कहलाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि अगर आयनीकरण की बात करें तो सबसे ज्यादा आयनन क्षमता किसमें होगा? सबसे ज्यादा आयनन क्षमता किसमें होगा? सबसे ज्यादा आयनन क्षमता अल्फा में होगा। सबसे ज्यादा किसमें होगा? अल्फा रेज। सबसे ज्यादा आयनन क्षमता किसमें होगा? अल्फा रेज में होगा। क्लियर है यहां तक? चलिए अब देखें आगे। अब आ जाए रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता। कई लोगों के दिमाग में जैसे रेडियो एक्टिविटी की चर्चा करते हैं, बात करते हैं, दिमाग में आ जाता है हेनरी बैक्यूरेल। तो सबसे पहले समझते हैं रेडियो एक्टिविटी है क्या। एक चीज समझिए कि कोई भी हम पदार्थ कहें, स्थिरता प्राप्त करने के लिए, कोई भी पदार्थ स्थिरता प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ अपने में से प्रोड्यूस करेगा जो अल्फा, गामा और बीटा के फॉर्म में होता है, और निकालने के बाद वो स्थिरता प्राप्त कर लेता है। वही रेडियो सक्रिय, रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट कहते हैं। तो ऐसा क्यों करता है? स्टेबल होने के लिए, स्थिर होने के लिए। और सबसे स्टेबल एलिमेंट, सबसे ज्यादा स्टेबल एलिमेंट की बात करेंगे तब क्या है? पीबी यानी लीड, सीसा। अब आते हैं डिफिनेशन में। रेडियो एक्टिविटी रेफर्स टू द पार्टिकल्स विच आर एमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियाई एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियर इनस्टेबिलिटी। क्या कहा कि रेडियो सक्रियता उन कणों को संदर्भित करता है जो परमाणु अस्थिरता के परिणाम स्वरूप नाभिक से उत्सर्जित होते हैं। क्यों? क्योंकि नाभिक प्रकृति में दो सबसे मजबूत बलों के बीच तीव्र संघर्ष का अनुभव करता है। क्यों? स्थिरता प्राप्त करने के लिए। एक चीज आप सोचेंगे कि सर क्या उत्सर्जन होगा, क्या निकलेगा? अल्फा, बीटा और गामा। क्या कहा
द न्यूक्लियस एमिट्स अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स एंड बिकम्स स्टेबल। नाभिक अल्फा बीटा और गामा कणों का उत्सर्जन करता है और स्थिर हो जाता है। अब आप लोग सोचे होंगे कि सर ये तीन तो निकलता है, अल्फा बीटा और गामा, पहले कौन निकलता है? अल्फा बीटा के बाद ही गामा रेज निकलता है। अल्फा बीटा के बाद ही गामा रेज निकलता है। आ रही बात समझ में? तो कह सकते हैं कि द एलिमेंट्स विच हैव सच न्यूक्लियस आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। जिन तत्वों में ऐसे नाभिक होते हैं उन्हें रेडियो सक्रिय तत्व कहा जाता है और इस घटना को रेडियो सक्रियता कहा जाता है। तो समझ सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट स्थिरता प्राप्त करने के लिए अपने नाभिक से अल्फा बीटा और गामा को उत्सर्जित करेगा और सबसे स्थिर स्थिति में पहुंचेगा तब जब वो पीबी में बदल जाएगा, लेड में बदल जाएगा, लेड हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा में पहले क्या निकलेगा? फिर से कहेंगे, गामा सबसे लास्ट में निकलेगा, गामा सबसे अंतिम में निकलेगा। ठीक है, देखिए अब इसका जो थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, किसने दिया? रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैक्यूरेल। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने की थी, इसलिए मैडम क्यूरी के साथ संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला है। और मैडम क्यूरी, जिन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में नोबेल पुरस्कार मिला है, इनको मैडम क्यूरी को फिजिक्स और नोबेल दोनों, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में नोबेल अवार्ड मिला है। तो जब आपके एग्जाम में पूछे जाए कि रेडियो एक्टिविटी किसके द्वारा खोज की गई? हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा की गई है। ठीक है, लेकिन एक चीज आप सोचेंगे कि सर रेडियम भी तो है, कुछ रेडियम की भी खोज की गई थी। हाँ, किया गया था। किसने किया था? रॉबर्ट पियरे। सर वैज्ञानिक कहें, साइंटिस्ट थे। तो रॉबर्ट पियरे और उनकी वाइफ मैडम क्यूरी, रॉबर्ट पियरे एंड हिज वाइफ मैडम क्यूरी डिस्कवर्ड अ न्यू रेडियो एक्टिव एलिमेंट दैट इज कॉल्ड रेडियम। एक एग्जाम में पूछा जाता है कि रेडियम की खोज किसके द्वारा की गई? रेडियम की खोज मैडम क्यूरी के द्वारा की गई। अगर बोथ ऑप्शन है तो बोथ के साथ चलेंगे, अदरवाइज मैडम क्यूरी होगा। लेकिन अगर कहा जाए कि रेडियो एक्टिव रेज, क्या कहें, इस किरणों की खोज किसके द्वारा की गई? तब रदरफोर्ड। कितने सारे क्वेश्चन बनेंगे। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसके द्वारा की गई? हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा। किसके साथ? मैडम क्यूरी के साथ, इसलिए इन्हें नोबेल मिला था। लेकिन रेडियम की खोज किसके द्वारा? तो मैडम क्यूरी और इनके हस्बैंड साहब जो थे रॉबर्ट पियरे। लेकिन रदरफोर्ड ने इन किरणों की खोज की थी। मैंने भी कुछ देर पहले कहा कि कोई भी एलिमेंट अल्फा बीटा और गामा को निकालने के बाद स्थिरता प्राप्त करता है तो कह सकते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज लेड। रेडियो सक्रियता का अंतिम उत्पाद क्या होगा? सीसा होगा, जो सांकेतिक अक्षर पीबी होता है। क्या होता है? सांकेतिक अक्षर पीबी होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए अब चलते हैं आगे। न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन, सर दो टर्म हैं जो कई बार हम कंफ्यूज करते हैं। एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं, समझ तो जाते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में जाते जाते सारा कंफ्यूजन हमारा और बढ़ जाता है। तो समझते हैं, विखंडन और संलयन दो वर्ड है। एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकल के रूप में समझेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले फिजन समझते हैं। न्यूक्लियर फिजन, परमाणु विखंडन। विखंडन यानी टूटना, खंड 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 खंड, वही तो है विखंडन। द न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच अ हैवी न्यूक्लियस splits into two nuclei of nearly equal mass is called nuclear fission। सर ये तो डिफिनेशन आपने पढ़ दिया, समझ में नहीं आया, समझना। एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है, उसे हम परमाणु विखंडन कहते हैं। और इस विखंडन से निकलने वाली ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा कहा जाता है। आ रही बात समझ में? इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे, अभी जब संलयन समझाएंगे दोनों को रिलेट करेंगे और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा।
यानी परमाणु अभिक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक लगभग बराबर कहें हम द्रव्यमान के दो नाभिकों, ऐसा नहीं दो से अधिक भी हो सकता है, परमाणु विखंडन कहा जाएगा और उससे निकलने वाली ऊर्जा परमाणु ऊर्जा कहा जाएगा। तो जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर हैं वो किस थ्योरी पे काम करते हैं? परमाणु विखंडन पर काम करते हैं। देखिए अभी कहा कुछ देर पहले, एटम बॉम्ब इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। U-235, सर यू क्या है? यूरेनियम 235। और जो सेकेंड वर्ल्ड वार में बॉम्ब गिराया गया था जापान 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945। अब कहां गिराया गया था? तो 6 अगस्त को जापान के हिरोशिमा में और 9 अगस्त को नागासाकी में। तो पता है ये जो एटम बॉम्ब गिरा था वो पोलोनियम 239 से बनाया गया था। याद रहेगा 6 अगस्त 9 अगस्त। सर भूल जाते हैं कैसे? N for 9 अगस्त, N for नागासाकी, N for 9 अगस्त, N for नागासाकी। याद रहेगा 9 अगस्त को नागासाकी में, 6 अगस्त को हिरोशिमा में गिराया गया था। वो बॉम्ब बनाया गया था P239। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बताऊं यहां, ये जो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, विखंडन का प्रदर्शन किसके द्वारा किया गया था? न्यूक्लियर फ्यूजन वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय हेलिन एंड फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन। यानी नाभिकीय विखंडन का प्रदर्शन सबसे पहले हेलिन और फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन ने किया था। ठीक है, देखिए अब आ जाए, हम रिएक्टर में यूज करते हैं। अभी कुछ देर पहले कहा कि नाभिकीय विखंडन जो प्रोसेस है वो कहां यूज होता है? रिएक्टर में। तो ये रिएक्टर क्या है समझते हैं। इट इज एन अरेंजमेंट इन विच कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें नियंत्रित परमाणु विखंडन अभिक्रिया होती है। अब आपको लग रहा होगा सर नियंत्रित क्या है, अनियंत्रित क्या है? नियंत्रित क्या है कि यह अभिक्रिया धीरे धीरे होती है, यानी कंट्रोल में होता है हमारा, धीरे धीरे होती है अभिक्रिया, धीरे धीरे। हो सकता है आपके एग्जाम में कभी कभी नियंत्रित और अनियंत्रित दोनों ऑप्शन में रहते हैं। तो हमेशा याद रखना कि जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर हैं वो किस बेस पे काम करेंगे? तो नियंत्रित परमाणु विखंडन अभिक्रिया बेस पर काम करते हैं। और परमाणु रिएक्टर में कई सारे घटक होते हैं। देयर आर सेवरल कंपोनेंट्स। तो ये कौन कौन से घटक हैं, कितने क्वेश्चन बनेंगे, चलिए देखते हैं इससे। घटक की बात करें, सबसे पहले मॉडरेटर, मंदक। क्वेश्चन आता है ना, मंदक के रूप में किसे यूज करते हैं? तो भारी जल, हैवी वाटर। भारी जल यानी D2O, ड्यूटोरियम ऑक्साइड। भारी जल को ड्यूटोरियम ऑक्साइड भी कहते हैं। तो ये क्या करता है? इट डिक्रीजेज द एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन्स सो दैट दे कैन बी यूज्ड फर्दर इन द फ्यूजन रिएक्शन। यह न्यूट्रॉन की ऊर्जा को कम करता है ताकि उन्हें विखंडन अभिक्रिया में आगे यूज कर सके। मॉडरेटर के रूप में किसे यूज करेंगे? हैवी वाटर एंड ग्रेफाइट आर यूज्ड एज मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। हमेशा याद रखें, कई बार पूछा गया है, इनमें से किसे मंदक के रूप में यूज करते हैं? या भारी जल, या D2O, या ड्यूटोरियम ऑक्साइड, या ग्रेफाइट को न्यूक्लियर रिएक्टर में किस रूप में यूज करते हैं? मंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में यूज करते हैं। मॉडरेटर समझ में आया क्या है, किसे यूज करते हैं ये समझ में आया। ये क्या है? फिशनेबल फ्यूल, विखंडनीय ईंधन। आगे देखिए, कंट्रोल्ड रॉड, नियंत्रक छड़। कैडमियम और बोरोन, कई बार आपने पढ़ा भी होगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका यूज करते हैं? कैडमियम का और बोरोन का। क्या है ये समझते हैं।
rods which are used to absorb the excess neutrons produced in the nuclear reactor। वो तो कहा कि कम करेंगे, लेकिन अगर कभी कभी एक्सेस हो जाएगा तब क्या करेगा ये? परमाणु रिएक्टर में उत्पादित अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए उपयोग में की जाने वाली छड़ को नियंत्रक छड़ कहा जाता है। मैं थोड़ा रिलेट करना चाहूंगा मॉडरेटर से, अभी पीछे हमने पढ़ा, समझिएगा। देखिए कहा क्या कि न्यूट्रॉन की ऊर्जा को कम करेगा, कैसे? मंदक के जरिए, भारी जल, ग्रेफाइट के जरिए, ये तो सर कंट्रोल करेगा ही, लेकिन अगर हो जाएगा उत्पादित ज्यादा तब क्या करेगा? उसका भी हमने उपाय लगाया। अवशोषित करने के लिए जो छड़ है, रॉड है, वो हम बोरॉन और कैडमियम का यूज करते हैं। यानी कह सकते हैं कि परमाणु रिएक्टर में उत्पादित अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए उपयोग की जाने वाली छड़ को नियंत्रक छड़ कहा जाता है। क्वेश्चन क्या रहेंगे? नियंत्रक छड़ के रूप में किसे इस्तेमाल किया जाता है परमाणु रिएक्टर में? तो बोरॉन और कैडमियम इस्तेमाल करते हैं। अब आए कूलेंट, शीतलक। अब भाई जाहिर सी बात है, न्यूक्लियर रिएक्टर को अगर हम ठंडा नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है ना, तो ठंडा रखना पड़ेगा। हमें गर्मी लगती है तो हम लोग क्या करते हैं? कूलर, एसी वगैरह लगा के अरेंज कर लेते हैं। लेकिन जब परमाणु रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए ऐसे समझते हैं, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर फ्यूजन। परमाणु विखंडन के दौरान बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती होंगी, निकलती है, होंगी क्या? निकलती ही है। तो कूलेंट हेल्प्स, शीतलक क्या करता है कि जो अत्यधिक ऊष्मा अवशोषित करने में मदद करता है, ताकि परमाणु रिएक्टर में उच्च तापमान के खतरे को कम किया जा सके। ठीक है, किसे यूज करते हैं कूलेंट के रूप में, शीतलक के रूप में? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहां। जैसे भारी जल, D2O, ड्यूटोरियम ऑक्साइड यूज करेंगे, हीलियम यूज करेंगे, जल भी यूज करेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेंगे। यानी अब आपके एग्जाम में पूछे जाएं कि परमाणु रिएक्टर में कूलेंट के रूप में, शीतलक के रूप में किसे यूज करते हैं? जल, भारी जल, हीलियम और CO2 यूज करते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए अब आगे न्यूक्लियर फ्यूजन। अभी मैंने कुछ देर पहले कहा कि जब फ्यूजन के पास पहुंचेंगे तब ऐसा डेफिनेशन बताएंगे, कभी नहीं भूलोगे कि फ्यूजन और फ्यूजन में क्या अंतर है। एक प्रैक्टिकल समझाते हैं आपको, समझिएगा। अब सोचोगे सर दीपावली क्यों लिख दिया? दीपावली इसलिए लिख दिया, देखिए दो तरह के बच्चे हैं। एक बच्चा जो थोड़ा शरारती है, और एक बच्चा सीधा बच्चा है। सीधा बच्चा क्या करेगा? जो पटाखे हैं वो सिंगल सिंगल पटाखा जलाता है, जैसे बन के आती हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक से ज्यादा पटाखा को क्या करेगा? कनेक्ट करेगा, और कनेक्ट करने के बाद उसे जलाएगा। तो जाहिर सी बात है यार, कनेक्ट करने के बाद जलाएगा तो क्या होगा? पावरफुल होगा। और एक बच्चा है जो पटाखा को सीधा जला दिया। समझ रहे क्या कहना चाह रहे हैं? जो सीधा जलाया विखंडन, जो जुड़कर जला संलयन। तो जो जुड़कर जलेगा वो ज्यादा पावरफुल होगा। यानी क्या कहा कि कोई भी चीज से कहने का मतलब क्या है कि जब एक पदार्थ से, एक नाभिक से जब कोई भी नाभिक टूटता है, दो या दो से अधिक छोटे छोटे पदार्थ रूप में, विखंडन या और संलयन क्या होगा कि जब दो या दो से अधिक नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करेंगे, उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। When two or more nuclei combine together to form a heavier nucleus is called nuclear fission। जब दो या दो से अधिक नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते, उसे नाभिकीय संलयन कहेंगे। ये डिफिनेशन याद रखिएगा, दीपावली वाले भूलेंगे नहीं। और इस प्रक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा जारी की जाती है। जाहिर सी बात है, पटाखा जुड़कर फूटेगा तो ज्यादा पावरफुल होगा ही। हम यूज कहां करते हैं इसकी? देखिए फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है, सूर्य की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? न्यूक्लियर फ्यूजन पे। फॉर एग्जाम्पल, एनर्जी रिलीज्ड बाय द सन एंड अदर स्टार्स आर ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। उदाहरण के लिए सूर्य और अन्य तारों द्वारा जारी ऊर्जा परमाणु संलयन के कारण होता है।
तो हमेशा याद रखिएगा, दो चीज पूछे गए हैं और यही परमाणु संलयन के आधार पर हाइड्रोजन बॉम्ब बनते हैं। तो यही अंतर है सर, न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा, फिजन यानी विखंडन के द्वारा जो बम बनेंगे वो पता है 3-3.5 किलोमीटर क्षेत्र में तबाही मचा सकते हैं, लेकिन अगर हाइड्रोजन बम से विस्फोट करेंगे तो लगभग 16 से 17 किलोमीटर क्षेत्र में यह तबाही मचाएगा। सोचिए कितना पावरफुल है उससे रिश्ते। आ रही बात समझ में? चलिए अब देखते हैं हाइड्रोजन बम भी समझ लेते हैं। हाइड्रोजन बम की बात करेंगे तो सबसे पहले से अमेरिका में ही देखा, मतलब एक तरह से कहें बनाया गया 1952 में, 1952 में। क्वेश्चन क्या आएगा? हाइड्रोजन बम किस थ्योरी पे काम करता है? परमाणु संलयन पे काम करता है। परमाणु संलयन में कुछ देर पहले बताया कि 2 या 2 से अधिक नाभिक जब जुड़कर विस्फोट करेंगे तब उसे परमाणु संलयन कहेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन कहेंगे। और यह क्या कहा अभी कि इट इज 100,000 यानी 1000, इट इज 1000 टाइम्स मोर पावरफुल देन एटम बम। यह परमाणु बम से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। क्वेश्चन कितने बनेंगे? हाइड्रोजन बम किस थ्योरी पे काम करता है? परमाणु संलयन पर काम करेगा। सबसे पहले कहां? तो 1952 में अमेरिका के वैज्ञानिक ने इसे तैयार किया था और यह पावरफुल होगा किससे? परमाणु बम से। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स में हमने परमाणु संलयन, परमाणु विखंडन, न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन की बात करें, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, कैथोड रे, कैनाल रे, सब कुछ देखा जो आने वाले समय में आपके एग्जाम के लिए काफी बेनिफिट होगा। ठीक है, तो जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब देखेंगे कुछ और आगे की चीजें, और यकीनन इस चैप्टर से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि प्रीवियस ईयर पेपर लगाकर देखते रहिए ताकि आपको और आइडिया लगता रहे। चलिए, धन्यवाद।